28 अगस्त 2023 चट्टोगंग बांग्लादेश में रहने वाली नईद अख्तर जी के फोन पे एक कॉल आती है। जैसे ही वो फोन उठाती हैं तो उस तरफ से एक आवाज आती है जो कि थोड़ी सी डरी सहमी हुई होती है और उस तरफ से कोई बोल रहा होता है कि हेलो, शिवली बोल रहा हूँ। मुझे बचा लो प्लीज, ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और फोन कट हो जाता है। कौन था ये शिवली और आखिर इसका ऐसा क्या रिश्ता था नईद जी के साथ जो एकदम आउट ऑफ द ब्लू एक ऐसा कॉल आता है नईद जी के फोन पे? और कौन है वो लोग जो इसको मारना चाहते हैं और क्यों? तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे जहाँ पे हम क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज, डार्क वेब और कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज के ऊपर बात करते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। चट्टोगंज बांग्लादेश में रहने वाली नईद अख्तर जी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। वो और उनके पति मिलके साथ में मेहनत करते थे जिससे उनका घर का खर्चा चलता था और वो लोग अपनी लाइफ गरीबी में ही सही पर अच्छे से गुजार रहे थे। खाने को उनके पास था, अपने बच्चों को पहनाने के लिए उनके पास था, खुद पहनने के लिए और घर का खर्च चलाने के लिए उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी इकट्ठा हो जाता था जैसे तैसे। और अगर रिपोर्ट की माने तो उन दोनों का एक बेटा होता है जो कि लोगों के अकॉर्डिंग एकदम आइडल सन होता है। मतलब वो पढ़ाई में मेहनत करता है, उसको पता होता है कि वो गरीब है पर तब भी वो मन लगा के पढ़ता है। और इतना ही नहीं, आसपास के लोगों के साथ भी काफी अच्छे रिलेशन थे उसके। और 20 साल की उम्र में वो काम करना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर पाए, इवन अपनी एजुकेशन को सपोर्ट कर पाए। वो कादलपुर स्कूल एंड कॉलेजेस में पढ़ रहा होता है और साथ साथ में कादलपुर में ही एक पोल्ट्री फार्म में वो जॉब ढूंढता है और उसकी वहाँ पे जॉब लग जाती है। और शिबली शादी खिदवाई को वहाँ पे फार्म में अच्छे उसके बर्ताव की वजह से, और वो पढ़ा लिखा भी होता है, इस वजह से जो फार्म का जो मालिक होता है वो उसको मैनेजिंग की रोल दे देता है। मतलब उसको वहाँ का मैनेजर बना के सारा काम उसी पे छोड़ देता है। और शिबली इतना अच्छा होता है कि वहाँ पे जो उसके साथ में काम कर रहे होते हैं वो लोग भी उसके साथ काफ़ी अच्छा रहते हैं और वो धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो जाती है। और उसी फार्म में 7-8 और लड़के काम कर रहे होते हैं जो कि मोस्टली उसमें से मारमा कम्युनिटी के होते हैं और वो शिवली के काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पर क्योंकि शिवली के पास एक जिम्मेदारी थी, वो काफ़ी सिंसियर था और वो अपना काम तो साथ साथ अच्छा करता ही था पर अपने दोस्तों का और बाकी जो एम्प्लॉयज़ थे उनको भी अच्छे से काम करने के लिए मोटिवेट करता था। पर जो उसके दोस्त थे वो ये समझने लगे थे कि हमारा जो मैनेजर है वो हमारा दोस्त है, तो वो काम में ढिलाई करना शुरू कर देते थे और काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक और काम में रेकलेसनेस उनकी शुरू हो जाती थी, जिसकी वजह से कई बार जो शिवली था उनको समझाता था। और वो सब उससे एज में बड़े थे और फिर भी उन सबका मैनेजमेंट शिवली को दिया गया था, जिसकी वजह से उनके अंदर कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस होना शुरू हो गए थे कि ये तो अभी आया है, हमसे तो छोटा है और इसको इतनी बड़ी पोस्ट मिल गई है। जिस वजह से एक बार जब शिवली ने उनको समझाया और वो नहीं समझे तो उनकी कंप्लेन करी और जिसके बाद कंप्लेन के गुस्से में आके शिवली और उन 6-7 लड़कों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झड़प हो गई और मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वहाँ के जो मालिक थे उनको आके उनका जो ये झड़प थी उसको सुलझाना पड़ा और चीज़ें काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गई थी। तो काफ़ी टाइम ऐसा निकलता है, शिवली अपने काम पे फोकस कर रहा होता, अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहा होता, उसके पेरेंट्स भी अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे कमा के काट रहे होते हैं, साथ में जो उनके लड़के काम कर रहे होते हैं वो भी नॉर्मल हो चुके होते हैं। पर तभी एक दिन वो 6 लड़के अपनी हुई बेइज्जती का बदला लेने के लिए प्लान बनाते हैं और 27 अगस्त को फार्म के बाद शिवली को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। और सिर्फ किडनैप नहीं करते बल्कि उसको इतना बुरी तरह मारते हैं कि मारने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। और 28 अगस्त को जब वो उठता है पूरे एक दिन बाद, तब उसको पता नहीं चलता है कि वो कहाँ पे है और यहाँ पे उसकी ऐसी हालत क्यों रखी है। पर जब वो चेक करता है अपनी जेब में तो उन लोगों ने उसका फोन नहीं छीना होता है। तब वो 28 अगस्त को अपनी मम्मी को, नईद अख्तर जी शिवली की मम्मी होती हैं, उनको फोन करता है, डरा सहमा हुआ फोन करता है कि यहाँ पे उसकी जान को खतरा है, ये लोग उसको पकड़ लाए हैं, मार डालेंगे। तो उसको जगह नहीं पता होती है और फिर वो फोन कट जाता है। नईद जी काफी बार ट्राई करती हैं कि कॉल बैक कर सकें, पता लगे, पर कुछ भी पता नहीं चलता है। और उसी के 2 दिन बाद उनका एक बार फिर से फोन बजता है पर इस बार जो आवाज थी वो किसी अनजान की थी, ना उसमें वैसा डर था, जबकि उसकी आवाज में और ज्यादा गुस्सा और बदले की भावना समझ में आ रही थी उन्हें। से ही वो कुछ बोलना चाहती हैं, उधर से आवाज आती है कि हमने तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लिया है, अगर तू हमें 2 लाख टका नहीं दोगी तो हम तुम्हारे बच्चे को मार डालेंगे। और अगर तुमने पुलिस को बताने की जरूरत करी या फिर कोशिश भी करी किसी को और को बताने की, तो भूल जाना कि तुम्हारा कोई एक बेटा था, हम तुम्हें कभी भी तुम्हारे बेटे से मिलने नहीं देंगे। और यही वो लोग थे जो
शिबली को किडनैप करके लेके गए थे, जो उसके साथ फार्म में काम करते थे, उसको अपना दोस्त कहते थे। और 2 लाख टका जो बांग्लादेश की करेंसी है, वो एक ऐसी फैमिली जिनकी पूरी फैमिली कमा रही है तब भी उनका रहन गुजर नहीं हो पा रहा है, उनके लिए 2 लाख टका एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ये भी कहा जाता है कि पहले उनसे 15 लाख टका मांगा गया, पर उनकी रिक्वेस्ट करने पे जो किडनैपर्स थे उन्होंने वो अमाउंट 2 लाख टका कर दिया। पर वो भी उनकी फैमिली के लिए बहुत बड़ा अमाउंट था, पर कैसे भी मांग के, हाथ फैला के, अपने सेविंग्स खर्चा करके, अपने चीज़ों को बेच बाच के वो 2 लाख टका का जुगाड़ कर लेते हैं। और फिर वो कॉल बैक करने की कोशिश करते हैं उन किडनैपर्स को। तो फ़ोन तो पहली बार में नहीं उठता है, पर उसके कुछ समय बाद फ़ोन उठता है और वो बोलते हैं कि हम तुम्हें 1 से 2 दिन में बताएंगे कि पैसे लेके कहाँ आने हैं, तुमने अरेंज कर लिए हैं कि नहीं कर लिए हैं। तो शिबली के जो फादर होते हैं वो एक ट्रक ड्राइवर होते हैं, तो वो उनसे कहते हैं कि हाँ, हमने अरेंज कर लिया है, अब आप बताओ कि हमें पैसे लेके कहाँ आने हैं। तो ऐसे ही 28 अगस्त से 4 सितंबर हो जाता है। 4 सितंबर के बाद ये बात होती है उनकी और किडनैपर्स की, और फिर 2 दिन तक कुछ भी आता पता नहीं चलता। फिर 2 दिन बाद 7 सितंबर को वापस से फोन आता है और उनको बताया जाता है कि आप इस लोकेशन पे आ जाओ और यहाँ पे हमें पैसे दे दो, आपका बेटा आपको मिल जाएगा। तो अपने बेटे से मिलने की उम्मीद में जो शिबली के फादर होते हैं वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं। वहां पे 2 लोग उनसे मिलने आते हैं, वो उनको पैसा दे देते हैं, पर वो पूछते हैं कि मेरा बेटा कहाँ है। तब वो जो किडनैपर्स होते हैं उनमें से 2 लोग उनसे कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, आपका बेटा सही सलामत है और आप घर पहुंचोगे वहां पे आपको आपका बेटा मिल जाएगा। और इस खुशी और चिंता के साथ शिबली के फादर पैसा देके वापस निकलते आते हैं और घर पे पहुंचते हैं, पर वहां पे वैसा नहीं होता। वो घर तो पहुंचते हैं उम्मीद के साथ, पर उस उम्मीद में उनका बेटा उनको वहां नहीं मिलता है। और वो फिर से किडनैपर्स को फोन करते हैं और बोलते हैं कि कोई बात नहीं, 1-2 दिन में तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा। पर अब बात अलग हो जाती है। 27, 28, 4, 7, 9, 10 सितंबर को वो जाते हैं, पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं। जो काम उनको सबसे पहले करना चाहिए था वो इतना दिनों बाद वो करते हैं, और पुलिस भी इस केस को सीरियसली लेते हुए तहकीकात शुरू कर देती है। और तहकीकात करते करते वो पास में जाती हैं, तब उनको पता चलता है फार्म के बारे में, और उस फार्म में हुई शिबली की लड़ाई जो मरमा कम्युनिटी के लड़कों के साथ हुई थी। तो पुलिस वहां तक पहुंचती है और उनमें से 6 लोगों का नाम सामने आता है, जिनमें से उनका 6 का नाम होता है। और सॉरी मैं बोलना चाहता हूँ अगर मैं नाम कुछ गलत प्रोनाउंस करूँ, क्योंकि ये नाम काफी ज्यादा अजीब हैं मेरे बोलने के तरीके से। जिसमें से पहले का नाम होता है आंगथुएमू मरमा, दूसरे का नाम होता है व्याकथ्वाई मरमा, तीसरे का नाम होता है सुइचिंगमुंग मरमा, और चौथे और सबसे बड़े जो नाम, सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, ये याद रखिएगा, वो होता है उमोंगचिंग मरमा। और उमोंगचिंग मरमा की उम्र 47 होती है और ये उन सब में सबसे बड़ा होता है। बाकी के बचे हुए 2 लोगों का नाम नहीं दिया गया कहीं पे भी, आपको पता हो तो प्लीज बताना। तो ये 6 में से 4 लोग के नाम सामने थे और इनका सबसे बड़ा लीडर था उमोंगचिंग मरमा। और जब पुलिस इनको पकड़ते पकड़ते उमोंगचिंग को फाइनली पकड़ लेती है, तब वो बताता है कि उसने जो शिबली है उसको पकड़ते ही अगले दिन ही उसको मार डाला था जान से, और तब तक उसने उनके पेरेंट्स को फोन तक नहीं किया था फिरौती के लिए। मतलब 28 तारीख को जब शिबली ने फोन किया था तो उसी दिन उमोंगचिंग मरमा और बाकी के जो लड़के थे और जो बाकी के लड़के थे उन्होंने शिबली को मार डाला था। और उसके 2 दिन बाद फोन करते हैं वो शिबली की मम्मी को कि पैसे लेके आ जाओ, और ये बात पूरे कम्युनिटी में फैल जाती है, पूरे गांव में फैल जाती है। तो पुलिस उनको पकड़ लेती है और पूछती है कि तुमने शिबली की बॉडी के साथ क्या किया, अगर उसको मार दिया तो उसकी बॉडी कहीं तो होगी। तब वो बताते हैं और उमोंगचिंग मरमा उनको लेके जाता है पहाड़ पे जहाँ पे वो लोग रुके हुए थे, और वहां पे जाके उनको मिलता है एक बोरा जिसमें सिर्फ ह्यूमन की एकदम साफ हड्डियां होती हैं। और साथ में जब उनके गाँव वाले जाते हैं और जो शिबली की फैमिली होती है, उनके मम्मी पापा होते हैं और रिलेटिव्स होते हैं, वो जाते हैं, तब पता करते हैं कि ये तो सिर्फ हड्डियां हैं, मेरा बेटा कहाँ है। तब वो लोग बताते हैं कि हमने पकड़े ना जाने के डर से शिबली की बॉडी में से उसकी बोन्स को अलग कर दिया और उसकी फ्लैश को अलग करके फेंक दिया। और ये भी कहा जाता है कई बार कि उन्होंने शिबली के फ्लैश को पका के खा लिया ताकि उसकी बॉडी मिले ही ना। तो ये बात जब गांव में फैलती है तो लोग इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि जब पुलिस उमोंगचिंग मरमा और बाकियों को लेके जा रही होती है तो गांव वाले बीच में ही पुलिस के कैरावान को रोक लेते हैं और इतना मारते हैं उमोंगचिंग मरमा को कि उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। और बाकी के जो बचे हुए 5 लड़के होते हैं उनको कैसे तैसे करके पुलिस जेल में ले जाती है। फिलहाल वो जेल में है और उमोंगचिंग वहीं पे मार दिया जाता है और सारे कातिल पकड़े जाते हैं। पर कुछ समय बाद 1 अक्टूबर को पुलिस एक
कॉन्फ्रेंस करती है जिसमें वो बताती है कि ये जो कैनिबलिज्म वाली बात है, मतलब कि उन्होंने शिबली की बॉडी में से बोन्स हड़प करके फ्लैश को पका के खा लिया, उसको पुलिस डिनाई कर देती है और ये कंफर्म कर देती है कि मर्डर जो शिबली का है वो इन्हीं लोगों ने किया और उसकी बॉडी को ऐसे अलग कर दिया गया। एक फैमिली जिनका एक बेटा इतना होनहार था कि अपने काम के चक्कर में, अपने सूलों के चक्कर में उसको उसके ही दोस्तों ने ईगो में आके बदला लेने की आग में जान से मार डाला। और सिर्फ मारा ही नहीं, उसकी बॉडी ऐसे कर दी कि उसकी फैमिली फाइनल राइट्स भी पूरे नहीं कर पाई ढंग से। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि कभी भी आपको ऐसा लगे कि कोई आपके साथ बदला लेना चाहता है तो उससे कन्फ्रंट कर लो, उससे माफ़ी मांग लो। अगर कोई आपके गाल तक पहुंचना चाहता है तो आप पीठ पे घूंसा खा लो, पर मामले को ऐसे वहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। तो स्टे सेफ, बी हैप्पी और जय हिंद, जय भारत। और वीडियो और चैनल्स को इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे ऑडियो, साउंड और वीडियो क्वालिटी अच्छी करता जाऊँ और उसको एक कंसिस्टेंटली अच्छा रखूँ और वीडियोस भी कंसिस्टेंटली डालूँ। तो प्लीज़ आपने अगर ये वाली वीडियो देखी है तो जाओ लास्ट वाली वीडियो भी देखो, और भी वीडियोज़ हैं चैनल पर, वो भी देखो। बाय बाय।